हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 में। और चैप्टर नंबर 2 में आपका जो सब कैटेगरी वाला चैप्टर है 2.5, ऑर्डर टू कैश। ओके, ओटीसी, उसको क्या बोलते हैं आप? ऑर्डर टू कैश। तो आज हम देखने वाले हैं आपके ऑर्डर टू कैश। बहुत छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन इससे शायद आपका एग्जामिनेशन के लिए बन भी सकता है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्डर टू कैश क्या होता है। उसके बाद हम आपकी जो मॉड्यूल है वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो भाई पहले तो ये ऑर्डर टू कैश। ओके, तो भाई हर बिजनेस का जो मेन गोल होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस को बेचकर पैसा कमाना ही होता है। ओके, लेकिन पैसा तभी आएगा कि जब आपका जो ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक का जो प्रोसेस है वो आपका स्ट्रांग हो। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर टू कैश कहते हैं। ओके, यानी ओटीसी। ठीक है, सो सिंपल मीनिंग में बताऊं तो भाई ओटीसी जो है, तो वो एक ऐसा साइकिल होता है कि भाई जिसमें जो कस्टमर्स के ऑर्डर देने से आपका जो स्टार्ट होता है और आपका जो पेमेंट रिसीव हो जाता है आपको, ओके, होने पर क्या होता है, इस प्रोसेस का एंड होता है। सो इसमें ऑर्डर लेना, उसको फुलफिल करना, इनवॉइस बनाना और पैसा कलेक्ट करना, तो ये सब चीज यहाँ पे इंक्लूड होता है। ओके, और ये चीज पहले दूसरी बात बताता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंस क्यों है ये हमारा चैप्टर हमारे लिए। ओके, तो भाई इस चैप्टर में हमें समझना है कि भाई ओटीसी जो है, ओके, ओटीसी प्रोसेस जो कंपनी के कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और जो कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन जो देता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर प्रोसेस स्मूथ है तो भाई बिजनेस हेल्दी रहेगा, बट अगर वीक है तो भाई आपका ऑब्वियसली कि डिले और लॉस दोनों का आपको हो सकता है। ओके, सो और इसमें से हम सीखेंगे क्या, तो भाई हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि भाई ओटीसी के अंदर जो कौन से स्टेज आते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस कैसे अप्लाई करके प्रोसेस को अपना एफिशिएंटली बनाया जा सकता है। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम कि ऑर्डर टू कैश। ओके, इतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया तो आपको पता तो चल गया होगा कि ऑर्डर टू कैश होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर टू कैश ओटीसी इज द इंटीग्रेशन पॉइंट बिटवीन द फाइनेंस एंड सेल्स। ओके, वो ओटीसी किस बीच का? फाइनेंस एंड सेल्स का इंटीग्रेशन करके एक है, वो ऑर्डर बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ओटीसी और ओटीसी इन द शॉर्ट फॉर्म। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ओटीसी भी बोलते हैं या तो फिर ओसी, ओ टू सी पर हम बोल सकते हैं ऑर्डर टू कैश और ओटीसी। ओके, फिर it is the business process that involves the sales order from the customers to delivery in invoice. It comprises sales order, delivery, post of goods, PGI, and billing to customers. OTC process है very important process है enterprise ERM, ERP software के लिए. Both the major ERP software SAP and Oracle includes in this process. This process gives integration between the customer master records, sales organization, sales office, distribution channel, division, and the plants. Okay. यानी क्या चीज यहाँ पे बोल रहा है? वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो पहली चीज कि भाई एक ये जो ओ टू सी बोलो या तो फिर ओटीसी बोलो, मैं ओटीसी बोलने वाला हूँ। ठीक है, सो ओटीसी में क्या होता है कि भाई जिसमें शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ओटीसी भी कहते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि भाई ये बिजनेस प्रोसेस के बारे में आपको बताता है सारी चीजें, और ये प्रोसेस एक आपका एक ब्रिज है। ओके, ब्रिज यानी फाइनेंस और सेल्स का बीच का। ओके, जो बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी आपका बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर ओटीसी प्रोसेस का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर से ऑर्डर लेना और उससे लेकर फाइनल पेमेंट रिसीव करना तक का जो प्रोसेस है, पूरे पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? हम ओटीसी बोलते हैं। मतलब कि भाई सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने से आपको लेकर डिलीवरी, बिलिंग और इन्वेस्ट जनरेट करने तक की जर्नी को क्या बोलते हैं? हम ओटीसी बोलते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में चार मेनली चीज हम देखिए यहाँ पे, अभी हमने देखी कौन कौन सी चार चीज थी। एक था आपका सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, पीजीआई एंड बिलिंग टू कस्टमर्स। तो सेल्स ऑर्डर में क्या होता है भाई? कस्टमर्स के ऑर्डर को रिकॉर्ड करना। डिलीवरी में क्या होता है कि भाई जब भी ऑर्डर को फुलफिल करना या तो फिर प्रोडक्ट को भेजना, उसको डिलीवरी बोलते हैं। और पोस्ट गुड इश्यू यानी कि इन्वेंटरी से गुड्स निकलना और ऑफिशियली इश्यू करना, इट्स कॉल्ड द पीजीआई। फिर होता है बिलिंग, लाइक फाइनल इन्वेस्ट बनाना और कस्टमर्स को भेज देना। ओके, वो होता है आपका बिलिंग टू कस्टमर्स। उसके बाद आपको कस्टमर से आपको पेमेंट मिलता है, तो वो हो जाए सारी चीजें ऑर्डर टू कैश में। फिर क्या चीज बोला था, तो ये पूरा प्रोसेस एंश्योर करता है आपका कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा है या तो फिर कस्टमर्स को टाइमली डिलीवर और इन्वेस्ट मिला कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ से चेक होता है। फिर मेन चीज है कि भाई ओटीसी जो प्रोसेस है, ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि भाई क्योंकि ये जो एक एक क्या है, इंटीग्रेशन पॉइंट्स है फाइनेंस और सेल्स के डिपार्टमेंट के बीच का। मतलब कि भाई सेल्स टीम कस्टमर से ऑर्डर लेती है और फाइनेंस टीम उससे पेमेंट को क्या करती है? ट्रैक करती है। सो दोनों के बीच का एक लिंक बनता है, वो होता है आपका ओटीसी। सो ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसे जो सैप है, ओरेकल हो गया, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है। ओके, तो मैं ये प्रोसेस स्पेशली डिजाइन किया गया है। ओके, ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसे जो सैप और ओरेकल में आपका ये प्रोसेस है, वो सारी चीज डिजाइन की गई है, वैसे ही डिजाइन की गई है। सो इसमें इंटीग्रेशन भी होता है कि भाई कस्टमर मास्टर रिकॉर्ड्स, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिविजनल और प्लांट्स के साथ उसका क्या होता है? आपका ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ। तो भाई सपोज करो कि भाई अगर एक कंपनी मोबाइल फोन्स बेचती होगी, ओके, तो जब एक कस्टमर मोबाइल ऑर्डर करेगा, सो उसका जो सेल्स ऑर्डर है और सेल्स ऑर्डर सिस्टम में वो रिकॉर्ड होगा। ओके, वेयर हाउस से आपका डिलीवरी इश्यू होगा और बिलिंग भी आपका क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, और फाइनेंस टीम पेमेंट रिकॉर्ड कर लेगी जब आप पेमेंट करोगे तब। सो ये सब एक ई इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपकी सारी चीजें होती है थ्रू द ओटीसी। ओटीसी मीन्स ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। क्लियर? सो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस एक बैकबोन होता है, ओके, इंश्योर करता है कि भाई बिजनेस का सेल्स और फाइनेंस प्रॉपर्ली कनेक्ट रहा है कि नहीं है। ईआरपी सॉफ्टवेयर के बिना ये प्रोसेस इतना स्मूथ पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई देगा सेप ऑर्डर टू प्रोसेस, ओके, यहाँ सेप का है, ओके, ओरेकल का यहाँ पे इंटरफेस नहीं दिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे हमको देखने हैं कि भाई, ओके, सो ऑर्डर टू कैश का मतलब तो आपको पता ही हो गया है कि अभी अभी ऑर्डर टू कैश का मतलब क्या है। तो भाई फिर से मैं बता देता हूँ, जब भी एक कस्टमर कंपनी से या तो प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर को रिसीव करने से लेकर उसकी डिलीवरी और पेमेंट तक का जो पूरा जर्नी रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर टू कैश बोलते हैं। ओके, सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसमें फर्स्ट है आपका इंक्वायरी। ओके, पहले इंक्वायरी होता है। अभी इसके अंदर के जो पॉइंट है वो बहुत इजी है, आप खुद भी पढ़ लेना। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बारी सारी चीजें बता दूंगा। ओके, सो इंक्वायरी में क्या होता है, सो इंक्वायरी का मतलब ये है कि भाई जो कस्टमर्स कंपनी से प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस की प्राइस, फीचर्स या तो फिर जो अवेबिलिटी के बारे में सारी चीज पूछते हैं। और ऑब्वियसली हम भी पूछते हैं, अभी सपोज करो कि मुझे क्लासेस परचेस करना है। ओके, सपोज करो कि भाई एक्स वाई जेड फैकल्टी से मुझे ईएनटीएस की क्लास तो फिर एसईएमटी या सीएफआर की मुझे क्लास परचेस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो उस फैकल्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानूंगा, डेमो लेक्चर्स देखूंगा, उनकी प्राइस देखूंगा, फिर उसके रिव्यू देखूंगा, उसके पास रिजल्ट कैसे आए थे वो देखूंगा, वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं वो देखूंगा, फिर मैं वो क्या देखूंगा, लेक्चर आवर्स देखूंगा कि लेक्चर आवर्स क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं भी देखूंगा, इंक्वायरी करूंगा। ओके, सो सेम चीज हम हमारे जो स्टडी हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं, इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट इंक्वायरी पहला चीज था कि भाई आप क्या देखते हो, सर्विस की प्राइस, फीचर्स या तो फिर अवेबिलिटी के बारे में आप पूछते हो। ओके, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है कि भाई जो वहां से आपका ओटीसी प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। ओके, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो इंक्वायरी के टाइम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री या तो फिर जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वो एक जस्ट इंक्वायरी है। ओके, जब मैंने चीज या एक सर्विस, सपोज करो कि हमने क्लासेस मैंने परचेस कर लिया, ओके, और परचेस करने के बाद मैंने पैसा भेज दिया, तब वो लोग यानी जो भी क्लासेस वाले लोग हैं वो लोग एंट्री करेंगे अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते होंगे, तो वो लोग एंट्री करेंगे क्योंकि उनको पेमेंट मिल गया। सो ऑर्डर टू पेमेंट तक की जर्नी वहां पे खत्म हो गई है, इसीलिए वो लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ में स्टेज में वो लोग क्या करते हैं कि जनरल लेजर या तो फिर अकाउंट में रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं करेंगे। ओके, सो ये एक इन्फॉर्मेशन होती है कि जहाँ पे जो सिस्टम जो मैं सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई इस कस्टमर ने हमारे यहाँ इंक्वायरी की थी। जब कस्टमर इंक्वायरी करता है तो भाई एक इंक्वायरी नंबर भी जनरेट होता है और जो सिस्टम में भी सेव हो जाता है। और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंटली आपको कॉल बैक भी वो लोग करते हैं कि भाई आपका हम सब हमारे में ऐसा ही है ना कि हम सपोज करो कि क्लास के बारे में हमने इंक्वायरी की, तो उसके बाद उन लोगों का कॉल आता जाता है। ओके, एक वीक में एक बार या दो बार कॉल आ जाता है कि भाई सर आपका डिसीजन क्या है, आपको लेना है, व्हाट्सएप में वो लोग कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो वो चीज होता रहता है, बट यहाँ पे एंट्री वो लोग नहीं करते। तो ये पहला पॉइंट आपका इंक्वायरी का है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको साथ ही साथ मैंने बता दिया, हमारे जो कोचिंग इंडस्ट्री है क्लासेस में ये हम भी ये चीज करते हैं। ठीक है, चलो, और सारी चीज मैंने कवर कर दी है, कोई भी चीज बाकी नहीं रखी है, देखना है तो देख लो। कस्टमर इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट प्राइस सर्विस, हम भी वही करते हैं। वेरी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ओटीसी का प्रोसेस ही स्टार्टिंग इंक्वायरी से स्टार्ट होता है और डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द जनरल लेजर अकाउंट्स एंड डज नॉट हैव एनी अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके, क्योंकि ये सिर्फ इंक्वायरी पार्ट है, यहाँ पे अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ऑर्डर नहीं हुआ है, कोई डिलीवरी नहीं हुआ है, तो अभी तक प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हुआ है इंक्वायरी से। और वंस कस्टमर क्रिएट इंक्वायरी, ओके, सो इन इंक्वायरी नंबर इज जनरेटेड एंड इट विल बी द रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। तो वो सारी चीजें हमने बात कर ली है। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका कोटेशन। ओके, सेकंड स्टेप आपका क्या है, कोटेशन। सो कोटेशन में क्या होता है कि भाई इंक्वायरी के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वही कोटेशन होता है। और कोटेशन का मतलब ये है कि भाई कंपनी कस्टमर्स को एक प्राइस कोट कर देती है। ओके, क्या कहता है, कंपनी कस्टमर्स को एक प्राइस कोट कर देती है। मतलब कि भाई कंपनी बताती है कि भाई प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस का प्राइस कितना होगा और टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, तो वो कोटेशन में बता देता है। और कोटेशन दो तरीके से भी बन सकते हैं, एक तो भाई इंक्वायरी के रेफरेंस है या तो फिर बिना इंक्वायरी के डायरेक्टली आप बना सकते हो। ठीक है, सो कोटेशन वो रहता है। ओके, सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई एक्स वाई जेड पर्सन है, ओके, जो वॉशिंग मशीन के बारे में इंक्वायरी करने गया, और उसके बाद कंपनी उनको एक कोटेशन देती है कि भाई कोटेशन में लिखा होगा आपका वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है। ओके, सपोज करो कि 25,000 रुपए है और 2 साल की वारंटी के साथ मिलेगा। अगर आप 7 दिन के अंदर जो ऑर्डर करते हो तो वह आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, वगैरह वगैरह टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होगी। ओके, सो ये जो आपका कोटेशन है वो एक फॉर्मल ऑफर होता है कि भाई जो कस्टमर्स को डिसीजन लेने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है आपका सेल्स।
ओके, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या होता है आपका? सेल्स होता है, सेल्स ऑर्डर करना। यानी भाई इसमें क्या होता है कि भाई कुछ जो एसएपी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो सेल्स ऑर्डर के ओटीसी प्रोसेस का पहला जो ऑफिशियल स्टेप माना जाता है, ओके, और इंक्वायरी और कोटेशन के बाद जब कस्टमर ऑर्डर कंफर्म करता है तब एक सेल्स ऑर्डर आपका बनाया जाता है। और सेल्स ऑर्डर जो रहता है वो कोटेशन के रेफरेंस से भी बन सकता है या फिर बिना कोटेशन के भी आप डायरेक्टली क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि भाई सेल्स ऑर्डर बनने के टाइम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है और ना ही आपका जनरल लेजर अकाउंट्स में कोई भी चेंजेस आता है। और ये सिर्फ क्या होता है, कमिटमेंट होता है कि भाई जहाँ कंपनी कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करेगी वो एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट होता है। ओके, अभी सपोज करो कि एक्सवाइजेड पर्सन ने हमने जो अगले एग्जाम पहले एग्जांपल में देखा कि भाई जो वॉशिंग मशीन खरीदने चाहता था, ओके, तो उसने कोटेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया और बोला ठीक है चलो भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। सो कंपनी ने सिस्टम में उनका जो भी एक सेल्स ऑर्डर था वो बना दिया। ओके, तो वो सेल्स अभी ऑर्डर बना दिया है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखिए। फिर होता है आपका पोस्ट गुड्स इश्यू। ओके, पोस्ट गुड्स इश्यू में क्या होता है भाई? पोस्ट गुड्स इश्यू जो है वो शॉर्ट में पीजीआई भी कहते हैं। ओके, और यहाँ वेयर हाउस टीम, ओके, यहाँ क्या होता है कि वेयर हाउस की जो टीम है वो गुड्स को पिक करती है और पैक करती है और कस्टमर्स के दिए गए शिपिंग एड्रेस पे भेजने की तैयारी करती है। ओके, अभी देखो तैयारी स्टार्ट की है, आपको जो भी कस्टमर है तो वहां पे भेजने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, भेजा नहीं गया है। ओके, तो इस चीज पर अकाउंटिंग एंट्रीज भी होती रहती है। ओके, सो एंट्रीज कैसी होती है? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई आपका जो इन्वेंट्री अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ओके, और जो सीओजीएस अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा। आई नो कि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो मुझे ये अकाउंटिंग एंट्री आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी पता है कि एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, और मतलब भी कंपनी के जो स्टॉक्स में से सामान आपका निकल गया और उसकी कॉस्ट एक्सपेंस के रूप में हमने रिकॉर्ड भी कर दिया है। तो ये आपका एंट्री हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ तो भाई हमने जो वॉशिंग मशीन वाला जो हमारा एग्जांपल चल ही रहा था, तो कंपनी ने क्या किया भाई, वॉशिंग मशीन जो था वो एक्स वाई जेड के एड्रेस पर भेजने के लिए वेयर हाउस से आपका निकाल दिया है। अब सिस्टम में एंट्री भी हो गई है कि भाई इन्वेंट्री कम हो गई और हमारा जो सीओजीएस में रिकॉर्ड भी हो चुका है। ठीक है, फिर अभी आपका मेन पॉइंट है जो फिफ्थ डिलीवरी होगा। ओके, सो मेन चीज इसमें क्या है कि भाई पीजीआई के बाद ही आपका होता है आपका डिलीवरी स्टेप। वहां पे आपका पैकेजिंग वगैरह सारी चीजें गुड रेडी रख दिया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरी करना। ठीक है, सो डिलीवरी में क्या है कि डिलीवरी का मतलब है कि भाई गुड्स को फिजिकली कस्टमर्स तक आपको पहुंचाने देना है। सो यहाँ पे भी आपका अकाउंटिंग एंट्री होता है कि भाई रेवेन्यू अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखाइए डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कस्टमर। ओके, कस्टमर का जो भी नाम है तो उसको माल हमने दे दिया और उससे हमको पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये इजीली इसलिए होता है कि भाई क्योंकि कंपनी ने गुड्स डिलीवर भी कर दिया और उसका जो राइट बनता था तो कि कस्टमर से पैसा रिसीव करना, तो वो भी यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जांपल वही कंटिन्यू करते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन आपका जो सेफली था वो एक्सवाइजेड पर्सन के घर डिलीवरी भी हो गया और सिस्टम में आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी होगा और एक्सवाइजेड पर्सन के नाम पे आपने एक रिसीवेबल अकाउंट भी क्रिएट करवा दिया। ओके, और लास्ट में आपका होता है बिलिंग। सो बिलिंग के स्टेज में क्या होता है कि भाई ये सबसे लास्ट एक पहली चीज लास्ट स्टेप है आपका बिलिंग। और बिलिंग का मतलब ये है कि भाई कस्टमर्स को ऑफिशियली बिल भेजना होता है और इस स्टेज पर भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। क्या करते हैं कि भाई कस्टमर अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ओके, सो मतलब कि भाई कंपनी को कस्टमर से पेमेंट मिल जाती है। ओके, फिर सो इस वीडियो में हमने देखा, सॉरी इट नॉट इस वीडियो में, बट मेन चीज हमने क्या देखा कि भाई इस अभी जो हमने देखा वो सारी प्रोसेस थी। प्रोसेस में कौन कौन से अपने लाइक क्या बोलते हैं कि भाई स्टेप में हमने क्या क्या चीज देखी भाई, कौन से ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में हमने जितने भी स्टेप्स आने वाले थे सो वो स्टेप्स की हमने बात यहाँ पे कर ली। ठीक है, और अब हम बात करने वाले प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑर्डर टू कैश टीम। ओके, कि भाई अभी कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ऑर्डर टू कैश टीम्स को। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी इन ऑर्डर प्लेसमेंट। तो वो पहली चीज तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में क्या क्या प्रोसीजर थी। तो फर्स्ट है आपका इंक्वायरी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, आपको याद करना है। पहली चीज है आपका इंक्वायरी, दूसरी चीज है आपका कोटेशन, फिर है आपका सेल्स ऑर्डर रेडी करता है, फिर सेल्स ऑर्डर होने के बाद फिर क्या होता है, चलो जल्दी बताओ। सेल्स ऑर्डर पहले इंक्वायरी कर लिया, चलो फिर उसके बाद कोटेशन हो गया, ओके डन। फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर भी हो गया, चलो उसके बाद क्या होता है, पीजीआई। पीजीआई होता है, ओके, पोस्ट गुड्स इश्यू। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है क्या होता है, डिलीवरी होता है। और डिलीवरी के बाद आपका क्या चीज होता है, तो फिर बिलिंग होता है। तो ये आपको प्रोसीजर, आपको फॉलोइंग स्टेप्स आपको याद रखने की, जो कि आपके ऑर्डर टू प्रोसेस में प्रॉपर कंसिडर्ड होते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखने वाले प्रॉब्लम फेस कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं बाय द ऑर्डर टू कैश टीम जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है। तो पहली है डाइवर्सिटी इन ऑर्डर प्लेसमेंट। सो डाइवर्सिटी इन ऑर्डर प्लेसमेंट में क्या बोला गया है, तो भाई
आज के टाइम में क्या होता है कि भाई कस्टमर अलग-अलग तरीके से ऑर्डर देते हैं। ओके, ऑब्वियसली है कि भाई जैसे आपके ईमेल हो गए, टेलीफ़ोन हो गए, फैक्स या तो फिर डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से। सो बहुत अलग-अलग जगह से वो लोग क्या करते हैं कि भाई ऑर्डर कस्टमर देता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि भाई अगर कहीं भी ऑर्डर जो आपका प्रोसेसिंग सिस्टम में ब्रेक हो गया, तो भाई पूरा साइकिल आपका क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और मैनुअल जो ऑर्डर तो मैनुअल ऑर्डर्स टू जो और भी ओके, मैनुअल ऑर्डर्स और भी स्लो भी हो जाएगा। ओके, अगर गलत प्रोसेस हो गया हो जाए तो भी आपका मैनुअल ऑर्डर से उसके वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी आपको खराब मिलेगा, फीडबैक भी आपको खराब मिलेगा और कई बार क्या होता है कि पेमेंट भी डिले यहाँ पे हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि सपोज करो, मान लीजिए कि एक कस्टमर ने आपको ईमेल से ऑर्डर दिया। ओके, सो ईमेल से आपने ऑर्डर दिया और लेकिन वो ईमेल मिस हो गया कि भाई इससे कस्टमर्स को आपको सामान आपको लेट मिलेगा और वो भी नाराज हो जाएगा और वो आपको फीडबैक भी शायद दूसरे आपको गलत दे और दूसरों चीज को भी गलत दे कि भाई यहाँ से परचेस मत करो वगैरह वगैरह। सो ये एक प्रॉब्लम फेस करने की प्रॉब्लम आती है। फिर सेकंड प्रॉब्लम होता है कि भाई मैनुअल इशूइंग, मैनुअल इनवॉइसिंग। ओके, जस्ट 1 मिनट। सो मैनुअल इनवॉइसिंग में क्या होता है कि भाई हर कस्टमर की अपनी जो इनवॉइस प्रेफरेंस होती है। ओके, कोई चाहता है कि भाई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड हो या तो फिर कोई पेपर इनवॉइस प्रेफर करता है। ओके, सो सभी जगह अलग अलग चीजें होती है। सो ऑर्डर टू कैश टीम को ये इनवॉइस मैन्युअली भी बनानी पड़ती है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और आपका एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है। ठीक है, यानी सपोज करो कि भाई अगर एक कस्टमर्स के लिए आपका पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करना भूल गए, तो भाई वो पेमेंट जो आपका है वो रिलीज भी नहीं होगा, नहीं करेगा और कंपनी जो कैश फ्लो है वहाँ पे भी इफेक्ट होगा। सो ये चीज भी आपको फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है आपका एक्सेप्टिंग द मल्टीपल पेमेंट्स फॉर्मेट्स। ओके, सो मेन यहाँ पे क्या होता है कि भाई ग्लोबल लेवल पर भी कस्टमर अलग अलग पेमेंट फॉर्मेट्स यूज करते हैं, जैसे कि भाई चेक, क्रेडिट कार्ड, एसीएच। सो एसीएच यानी क्या हो गया आपका कि भाई ऑथोराइज क्लियरिंग हाउस। ओके, फिर आपका हो गया बीएसीएस यानी बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विस। और उसके बाद आता है एसीपीए लाइक सिंगल यूरो पेमेंट्स एरिया। ओके, सो इंटरनेशनल पेमेंट में भी फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस भी आपका यहाँ पे लगता ही है। सो इस वजह से इस वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल टीम, ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल टीम के लिए ये रिकंसिलिएशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि भाई कहाँ से कितना पेमेंट आया, पेनल्टी कितनी थी, लाइक पेनल्टी नहीं बोलते बट जो भी उनका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगता है। ओके, इंटरनेशनल चार्जेस लगता है। ओके, लाइक फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस। तो वो सारी चीजें तो उनको अकाउंट रिसीवेबल टीम होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। आप आईओसीएल में जाओ या तो फिर कोई भी बड़ी कंपनी में जाओ तो वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल करके एक अलग से डिपार्टमेंट ही बनता है, होता है, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ को आपको रिकंसिलिएशन करने में भी मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है? सपोज़ करो कि भई अगर एक यूएस कस्टमर एससीएच यानी कि भई ऑथराइज्ड क्लीयरिंग हाउस, वो कैसे पेमेंट करता है, या तो फिर कोई एक यूरोपियन कस्टमर है, वो क्या करता है भई सिंगल यूरो पेमेंट एरियाज़ का यूज़ करके पेमेंट करता है। सो दोनों के चार्जिंग और प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है भई आपका अलग-अलग भी रहता है। सो टीम को दोनों ट्रैक करना पड़ता है और जो भी प्रोसेस को आपको कॉम्प्लेक्स क्या बना बना देता होता है। ओके? तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी रहेगी, फिर रिकंसिलिएशन करो, फिर आपको एक्चुअल डेटा पता चलेगा, फाइंड करने से आपको एक्चुअल डेटा मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन प्रोसेस। सो इनएफिशिएंसी इन द कलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो भी कलेक्शन टीम को डिसाइड करना होता है कि भाई कि किसकी लाइक किसके पेमेंट पेंडिंग है और किसके कॉल करना बाकी है आपको। ओके, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई उनके पास रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं होती है भाई कस्टमर्स के क्रेडिट रिस्क या तो फिर पेमेंट स्टेटस का। सो इस वजह से क्या होता है, कई बार वो रिस्की कस्टमर्स को भी मिस कर देते हैं और जो भी डिले है वो आपका बढ़ जाता है और कभी कभार तो बैड डेट्स भी हो जाता है। ओके, सपोज करो कि मान लीजिए कि भाई कस्टमर जो पहले से ही आपका लेट पेमेंट करता है और उसको टाइमली फॉलो अप नहीं किया गया, तो और फिर वो और डिले करता जाता है। ओके, और वहां पे आपके जो वर्किंग कैपिटल जो साइकिल थी वो भी आपका बहुत इफेक्ट होता है, आपके जो वर्किंग कैपिटल कैश कैश फ्लो है वहां पे भी आपको इफेक्ट होता है। तो ये भी आपको सारी चीजें इम्पैक्ट करता है। फिर लास्ट पॉइंट है आपका स्लो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सो स्लो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई अक्सर क्या होता है कि कस्टमर इनवॉइस में इश्यू उठा, लाइक इनवॉइस में क्या होता है, इश्यू उठते हैं। ओके, जैसे भी ब्रॉन्ड क्वांटिटी हमने डाल दी, डिस्काउंट मिसमैच हो गया या तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस हमने डाल दिया। ओके, तो ये सारी चीजें डिस्प्यूट होता है और आप ये शायद अपने आर्टिकल फॉर्म में भी ऐसी गलती आपने नोटिस किया होगा ऑडिट के वक्त ही। ओके, सो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टीम को क्या करना होता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली आपको चेक करना पड़ता है कि भाई जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता भी है। ओके, और इससे आपके डिस्प्यूट सॉल्व होने में भी आपका डिले होता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। ठीक है, यानी भाई सपोज करो भाई अगर एक कस्टमर्स ने कंप्लेन की कि भाई उनको रॉन्ग बिल मिला है और टीम को मैन्युअली चेक करके कंफर्म करना है, तो भाई प्रोसेस आपका यहाँ पे डिले होगा और कस्टमर्स भी इरिटेट हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको
मेन चीज क्या है कि भाई उसका सॉल्यूशन भी उसको चाहिए रहेगा। सपोज करो कि ज्यादा बिल बना के भेज दिया तो कस्टमर भी परेशान होगा, इरिटेट होगा। सो आपके फीडबैक, आपके रिव्यू में भी आपको गिरावट, लाइक कमी महसूस हो सकता है, कमी मिल सकती है। ठीक है, कमी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है वो आपका चैप्टर का एंड हो चुका है। यस, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। ओके, और आपके जो कौन से प्रॉब्लम फेस आप करते हो तो वो भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपको पूछा जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहो जमा। ठीक है, चलो बाय बाय।